साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, घाटशिला उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग रेस में है। वोट पुनरीक्षण के लिए उसने लोगों से अपील की है, तारीखें भी बताई है कि कब कब नाम की वापसी होनी है, यानी कि पूरी तैयारी चुनाव आयोग करने जा रहा है। उसकी शुरुआत भी हो गई साथियों। अब इधर जो है राजनीतिक गलियारे में क्या हो रहा है, हम इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आपको पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंपई सोरेन के लाडले सुपुत्र बाबूलाल सोरेन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर प्रत्याशी थे। वहीं जेएमएम के कैंडिडेट थे रामदास सोरेन, जिनका कुछ दिनों पहले निधन हो गया। उनके दुष्कर्म में 1.5 लाख की भीड़ जुटी, लोगों का यही कहना है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई मंत्री, विधायक पहुंचे और आम जनता उनको चाहने वाली पहुंची। हालांकि कहा जाता है कि कोल्हान में चंपई सोरेन की एक समय तूती बोला करती थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उनका असर देखने को ऐसा कुछ नहीं मिला कि तूती बोलती हो उनकी। यह टाइगर कोल्हान साबित नहीं हो पाए। टाइगर, आपको पता है कि जेएमएम के कद्दावर लीडर थे चंपई सोरेन, भाजपा में गए थे। और अब सवाल यह है कि अब जो उपचुनाव होने जा रहा है तो क्या होगा। एक तरफ तो चर्चा है कि रामदास सोरेन के परिजन ही कोई ना कोई कैंडिडेट होंगे, ज्यादा संभावना उनके सुपुत्र जो है सोमेश, उनकी बताई जा रही है। यानी कि जेएमएम की तरफ लगभग तय है कि कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन सवालिया निशान है कि क्या बाबूलाल सोरेन फिर कैंडिडेट होंगे भाजपा के। क्या ये जो पत्ता है ताश का, एक बार चल दिया है भाजपा ने बादशाह समझकर, वो तो परास्त हो चुका है, फेल हो गया। लेकिन अब इनकी चाहत है चंपई सोरेन की, तो होगा क्या। क्या चंपई सोरेन के मुंह की खानी पड़ेगी या कुछ कमाल या धमाल दिखा पाएंगे। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा। उनसे हम समझेंगे कि क्या तस्वीर उभर रही है, क्या सिनेरियो बनता हुआ उन्हें दिख रहा है। जी शैलेंद्र जी, क्या दिख रहा है आपको घाटशिला में। देखिए, घाटशिला में तो सबसे पहले, जैसा आपने भी कहा, जो चुनाव आयोग ने आज मतदाता सूची का ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया और 17 तारीख तक लोग अपने नाम जुड़वाना चाहें तो जुड़वा सकते हैं जी। या फिर नाम किसी का, यदि किसी का निधन हो गया तो वो नाम कटवा सकते हैं जी। और उम्मीद ये की जा रही है, जो उनका शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन का, उसमें यही कहा जा रहा है जो 29 सितंबर तक जो नई मतदाता सूची है उसका प्रकाशन हो जाएगा। हम सभी जान रहे हैं जो पिछला चुनाव अभी नवंबर में झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय मतदाता सूची बनी थी। तो इधर 9-10 महीने के बाद यदि कोई नाम जुड़ता है तो उसके आधार पर, नई मतदाता सूची के आधार पर चुनाव होगा। तो इतना तो तय है जो इस महीने कम से कम उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने वाला है। जो वो होगा भी तो अक्टूबर में होगा या फिर नवंबर में, जब इलेक्शन कमीशन चाहे तो। या हो सकता है कि बिहार के चुनाव के साथ साथ, हाँ, वो भी संभावना है। उसकी संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है जो बिहार के चुनाव के साथ झारखंड में भी उपचुनाव हो जाए घाटशिला के लिए, क्योंकि वो जिस तिथि को उनका निधन हुआ 15 अगस्त की तिथि से, उसी तिथि से वो रिक्त माना जाता है। तो अमूमन यही कहा जाता है जो आप 15 फरवरी तक आपको चुनाव करवा लेना, 6 महीने के अंदर। तो खैर ये मसला, जैसा आपने भी कहा, जो जेएमएम की तरफ से कैंडिडेट तय हैं, क्योंकि लगातार कोई ऑफिशियल तो इसमें से नहीं आया था, लेकिन जिस तरीके से उनके बड़े बेटे सोमेश दास सोरेन के साथ जेएमएम के नेताओं का मिलना, उनके परिवार के साथ खड़ा होना, अभी जब संस्कार भोज था और उस मौके पे जिस तरीके से हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन उस परिवार के साथ नज़र आए हैं और यह आश्वासन दिया भी और यह भरोसा भी दिलाया जो जेएमएम पूरा परिवार उनके परिवार के साथ होगा, तो निश्चित रूप से यही तय है जो उनके परिवार से ही कोई कैंडिडेट बनेगा। और उसमें सोमेश की, क्योंकि उनकी राजनीतिक सक्रियता काफ़ी ज़्यादा रही है, तो वो कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो भाजपा आखिर किसे अपना उम्मीदवार बनाए। क्या वो चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन
को ही उस पर दाव खेले, क्योंकि जो स्थितियां हैं वहाँ पर घाटशिला में, उससे तो यही लग रहा है जो सहानुभूति फैक्टर बहुत बड़ा होगा इस मामले में। और कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे उतर जाए तो लगभग ये स्थितियां नज़र आ रही हैं, जो पक्ष रिजल्ट जो आना है वो पक्ष जेएमएम के पक्ष में ही जाए। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि आप मुख्य विपक्षी दल हैं और आपको वो उस चुनाव को लेना ही चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थितियां बन रही हैं वहाँ पर रिजल्ट को लेकर के। लेकिन दरअसल चर्चा बस इसी बात की हो रही है, जो क्या बाबूलाल सोरेन को फिर से मौका मिलेगा या नहीं। मुझे लगता है जो शायद पार्टी के अंदर ज़रूर इस बात को लेकर के चर्चा हो रही होगी, जो कौन वहाँ से उपचुनाव में उम्मीदवार हो। लेकिन एक संभावना यह भी लगती है, जो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी के पास फिलहाल ये एकमात्र ऐसा मौका है जहां पर आप मतलब कि लोगों को ये बता सकते हैं, अपनी ताकत दिखा सकते हैं, अपनी ताकत पर लोगों को ये बता सकते हैं, जो पिछले अब एक साल तो अभी नहीं हुआ, लेकिन 9-10 महीने का जो कार्यकाल है, तो उनके पास, हेमंत सोरेन के पास, उस सरकार के पास उपलब्धियां बताने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी आप मुद्दों के आधार पर ज़रूर वहाँ पे जो भी जेएमएम के कैंडिडेट होंगे तो उनको आप चुनौती दे सकते हैं, लोगों में यह आप अपनी विश्वसनीयता स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि सदन में जिस तरीके से अभी विधानसभा का पूरक सत्र हुआ था, मानसून सत्र, उसमें कई ऐसे मौके दिखे जहां पे लोगों की जन मुद्दों पे विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए थी, सदन में मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उनके पास सिर्फ 2 ऐसे मुद्दे जहाँ पे लगे, जो वो पूरे 4-5 दिनों की जो कार्रवाई चली थी, जिसमें गोड्डा में जो अभी सूर्या हंसदा फर्जी एनकाउंटर हुआ, वो चाहे नाम बदलने वाला जो चल रहा था, जो अटल क्लिनिक का नाम आपने कैसे बदल दिया, तो यही 2-3 ऐसे मुद्दे थे जिससे सीधा जुड़ाव लोगों का नहीं हो पा रहा था, खासकर वैसी जगहों पे जहां आप घाटशिला जगह पे आते हैं, कोल्हान इलाके में आते हैं, तो उन मुद्दों पे आप लोगों से जुड़ नहीं पाए थे। तो वैसी स्थिति में बीजेपी के लिए तो भी यही मौका है, जो वो अपनी ना सिर्फ चुनावी तैयारियां शुरू कर दे, बल्कि सरकार को घेरने के लिए ज़रूर ऐसे कुछ मुद्दे वहाँ पे स्थापित करें या उनकी कोशिश करें, जिसके आधार पर, क्योंकि देखिए हम सभी जान रहे हैं, जो पिछले दिनों जब चंपई सोरेन ने, जो कोल्हान टाइगर है, उन्होंने नगड़ी वाला मुद्दा उठा लिया, रिम्स 2 का मुद्दा उठा लिया, जो रिम्स 2 वहाँ पे बनना चाहिए या नहीं, आदिवासियों के विस्थापन का मुद्दा उठा लिया, जो आदिवासियों से जबरन ज़मीन ली जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ वो कोल्हान में नहीं कर पा रहे, जबकि कोल्हान में भी ऐसी कई चीज़ें हुई होंगी। अभी भी नगड़ी में एक महासम्मेलन आदिवासियों का करने जा रहे हैं, अभी अगले 4 अक्टूबर को वो तय कर लिया उन्होंने, जो 4 अक्टूबर को वो महाजुटान करेंगे नगरी में। यानी उनकी प्राथमिकता अभी भी ये लग रही है जो वो नगरी है। तो ऐसी स्थिति में नहीं, लेकिन अपने इलाके में भी वो सक्रियता बनाए हुए हैं, लोगों से मिलना जुलना, आयोजनों में शिरकत देना करना, ये सब भी जारी है। वो सही है। देखिए, जो उनकी पुरानी एक तरीके से पहचान भी रही है और वो लगातार करते रहते हैं, तो वो बेशक वो कर रहे हैं, लेकिन जो सक्रियता या जन मुद्दा नहीं उठा पा रहे, निश्चित रूप से वो जन मुद्दा, या फिर आप सरकार को घेरिए ना वहाँ पे उनकी सुविधाओं के मुद्दे पे या वहाँ पे मुश्किलों पे। जैसे अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी, बाबूलाल मरांडी ने ही बहुत तीखे अंदाज में वो यूरिया की कमी का मसला उठाया था, तो झारखंड में कैसे यूरिया की कमी है, खाद की कमी है, किसान परेशान है, लेकिन सरकार के पास नहीं। यहाँ तक कि पिछले दिनों पलामू के सांसद हैं वीडी राम, उन्होंने तो केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनसे अतिरिक्त कोटे की मांग कर दी, जो आप झारखंड को दीजिए। तो ऐसा कुछ मुद्दा यदि वो वहाँ पे उठा पाते चंपई सोरेन, तो मुझे लगता है जो उनके पक्ष में ना सिर्फ चुनाव का एक माहौल बनता, दूसरा जो आप यदि दावा करेंगे जो हाँ मेरे बेटे को फिर से, बाबूलाल सोरेन को वो फिर से भाजपा टिकट दे, तो उसके लिए वो एक पृष्ठभूमि भी तैयार होती। तो ऐसे में लग तो नहीं रहा जो हाँ बाबूलाल सोरेन के पक्ष में चंपई सोरेन शायद इस बार। अच्छा, चंपई सोरेन के छवि इधर 2 कार्यक्रम में थोड़ा धूमिल पड़ी। एक तो भोगनाडीह ऐलान किया कि भोगनाडीह हम पहुँचेंगे, नहीं पहुँचे भोगनाडीह, है ना, वहाँ विवाद हो गया, वहाँ झगड़ा हो गया, जिसमें उनके 2 परिचित जो हैं गिरफ्तार भी हुए। उसका उन्होंने ऐलान किया कि भैया रोपा रोपो जो था, खेत जोतो और क्या था, हल जोतो और खेत रोपो, रोपा रोपो जो था,
नगड़ी में, वहाँ भी नहीं पहुँच पाया। ड्रामा किया कि हमको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जबकि हाउस अरेस्ट किया नहीं गया था, वहाँ नहीं पहुँचे थे। इससे छवि भी उनकी धूमिल होती नहीं दिख रही है। ये आप सही कह रहे हैं। और दूसरा मुझे आदिवासी का मुद्दा था दोनों। हाँ, निश्चित रूप से। यदि आप ठीक है उस दिन आप नहीं गए, आप अगले दिन चले जाते हैं। आप उस मामले में, नगड़ी के मुद्दे में 80-85 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है, आपका उस पर कोई बयान नहीं आता, आप उस मामले में कुछ नहीं बोलते। तो ऐसी परिस्थितियां। दूसरी बात, जब जैसे देखिए जो पिछले दिनों बीजेपी इस दोनों मुद्दों पे, नगड़ी 2 के मुद्दे पे और साथ ही साथ सूर्या हांसदा मुद्दे को लेकर के राजभवन चले जा रहे हैं, वहाँ का बीजेपी का एक शिष्टमंडल चला जा रहा है, वहाँ पे राज्यपाल से जाके बात कर रहा है और उनसे ये मांग कर रहा है जो आप इस मामले में दखल दीजिए, सरकार को निर्देश दीजिए। लेकिन उस प्रतिनिधिमंडल में चंपाई नहीं होते। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी चंपाई नहीं होते, उसमें भी नहीं होते। दूसरी एक और महत्वपूर्ण, जब आपके पास एक मौका था विधानसभा के अंदर, जब चर्चा हो रही थी किस मुद्दे पे, अतिवृष्टि के मुद्दे पे, वहाँ पे पूरक मानसून सत्र के उसमें भी शामिल नहीं, उसमें भी आप शामिल नहीं थे। जब आपको घेरना था सरकार को और वहाँ पे आपका बयान स्थापित रूप से लिया जाता, जब आप विधानसभा के अंदर कुछ बोलते हैं तो वो विधानसभा की कार्यवाही में रिकॉर्ड में जाता है। यदि आप वहाँ पे अपने हाउस अरेस्ट का मुद्दा उठाते, वहाँ पर आदिवासियों को परेशान करने का मुद्दा उठाते, वहाँ आप दूसरे अन्य मुद्दे उठाते, तो निश्चित रूप से आपकी बातों को लोग गंभीरता ले चलते हैं। इसलिए आपका जो कहना है, जो इस दोनों मामलों में दो ऐसे मौके, जो भगोनाडीह का रहा और रिम्स में रिम्स 2 से नगड़ी का मुद्दा रहा, उसमें यदि आपने अपनी बातों को ही स्थापित नहीं किया, आप उसको स्थापित करने की कोशिश नहीं की, तो निश्चित रूप से इसका फायदा जो विपक्षी पार्टियां हैं, या खासकर आपके विपक्ष में जेएमएम है, इंडिया गठबंधन है, तो वो जरूर आपकी उन चीजों को वहां पर ध्यान। अच्छा, एक और तीसरा फैक्टर है कि बड़े चर्चित पार्टी आजकल है JLKM, टाइगर जयराम महतो वाली, कि क्या वो कैंडिडेट देगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब उपचुनाव हुआ था डुमरी का, जगन्नाथ महतो के निधन के बाद, तो जयराम महतो ने उम्मीदवार बोला था नहीं, हम नहीं खड़ा करेंगे। एक अपना एक संवेदना उनकी रही है जो कही। तो यहाँ भी रामदास सोरेन के प्रति हो सकता है कि ऐसी संवेदना जागे, कैंडिडेट दे या ना दे, क्या लगता है आपको? अच्छा, एक और कारण क्या है वहाँ बता रहा हूँ कि अगर देगा तो नुकसान भाजपा को भी पहुँच सकता है, क्योंकि वो आरक्षित सीट है, सुरक्षित है आदिवासियों के लिए, घाटशिला, और जो OBC वोटों से महतो की भी आबादी है वहाँ पर, वो वोटर हैं वहाँ पर। तो अगर देता है तो वोट, महतो वोट जो है या और OBC वोट हो सकता है कि वो JLKM की तरफ जाए, और वो वोट जो भाजपा को जाता है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, JLKM के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, क्योंकि आप यदि उसकी तुलना डुमरी उपचुनाव से जो 2023 में हुआ था, आप उससे यदि कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो थोड़ा अब वो मामला पुराना हो चुका है ना। 2023 में और 2025 में अंतर ये है, जो वहाँ जगन्नाथ महतो के प्रति लोगों की संवेदना या था, उनके प्रति जो सहानुभूति थी, उसकी तुलना अब रामदास सोरेन से हम नहीं कर सकते। नहीं, उनके इलाके में दोनों भी वैसे ही होगी ना। निश्चित रूप, देखिए वो दोनों, क्योंकि वहाँ वो खुद उम्मीदवार होते, जो उनकी वो तैयारी थी। जिस तरीके से बाद में हमें राजनीतिक घटनाक्रम देखने को, सबसे पहला तो ये था जो उस समय JLKM के नाम से उन्होंने कोई पार्टी नहीं थी, JVKSS के नाम से उन्होंने एक संगठन बनाया था, उसके आधार पर वो अपनी सक्रियता बना रहे थे। लोकसभा के समय तो उसी बैनर तले लड़े थे। उनका टारगेट उस समय लोकसभा चुनाव था, इसलिए वो उपचुनाव नहीं जाना चाह रहे थे। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बात है अभी घाटशिला उपचुनाव में, वो यह है जो पिछले जो अभी चुनाव हुआ था 2024 में, जब विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, उस चुनाव में JLKM ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। लगभग 8000 वोट, 8000 से ज़्यादा वोट उनके उम्मीदवार थे रामदास मुर्मू, वो तीसरे स्थान पे रहे थे और उनको 8000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो जो आप इशारा कर रहे थे, जो कुर्मियों का उनको समर्थन मिल सकता है, वो निश्चित रूप से मिला होगा। दूसरा, जो उनकी अपनी वहाँ पे जो स्थानीय छवि है, जो रामदास मुर्मू उनके उम्मीदवार थे, तो वो उनके लिए भी वो भी बेहतर रहा होगा। अब जब JLKM के सुप्रीमो जयराम महतो खुद विधायक हैं और समय उनके पास काफ़ी है, सक्रियता उन्होंने लगातार, यदि पिछले 2 महीनों में देखें तो मुझे लगता है 3 से 4 बार हैं जब वो कोल्हान इलाके में जा चुके हैं, चाईबासा गए, जमशेदपुर में सरायकेला गए, जमशेदपुर गए। तो वही मैं कह रहा था, तो उड़ीसा जो लगा हुआ वहाँ में, हाँ, 2 महीने में कई दौरे वो 3-4 दौरे वो वहाँ के कर चुके हैं।
ऐसे में जब वो चुनाव की उपचुनाव की घोषणा होगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है जो उनको देना चाहिए, क्योंकि देखिए उनकी गैर मौजूदगी रही उनके परिवार में, जब दशकर्म हो रहा था, संस्कार भोज का हो रहा था रामदास सोरेन जी का, तो वहां पर वो उनकी तरफ से हो सकता है जो शायद वो एक मतलब उसी समय या फिर उसके पहले दशकर्म में गए थे जयराम महतो, तो ठीक है एक सहानुभूति ये हो सकती है, लेकिन बावजूद वो परिवार के साथ आपका खड़ा होना और चुनावी राजनीति दोनों अंतर है। तो ऐसे में लगता है जो एक मौका, क्योंकि देखिए पार्टी उस बात की तो तैयारी कर रही है जो आने वाले जब 2029 में जब विधानसभा चुनाव हो तो कैसे अपनी उपस्थिति सशक्त रूप से सभी विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज कराई जाए। तो जेएलकेम इस बात को लेकर तो गंभीरतापूर्वक विचार कर, ये वही एक बात हो जाएगी जो क्या फिर से वापस वो रामदास मुर्मू चुनाव में खड़े होते हैं, उम्मीदवार बनते हैं। आखिरी फिर सवाल कि बाबूलाल सोरेन को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये तो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। जो क्या लगता है? बीजेपी के पास फिलहाल खोने के लिए कुछ नहीं है उस जगह पर, है ना। तो ऐसे में मुझे लगता है जो शायद चंपई सोरेन के प्रति, क्योंकि उनके प्रति पार्टी के अंदर भी मुझे लग रहा है जो क्या उतनी गंभीरता नहीं है, मतलब कि एक ये रहता है यदि वैसी कोई ऐसा लगता है कि अकेले छोड़ दिया लोगों ने। हाँ, ऐसी कोई गंभीरता होती तो निश्चित रूप से राजभवन वो उनको ले जा सकते थे अपने साथ, विधानसभा के अंदर उनको उस दिन जिस समय ये डिबेट चल रहा था तो वहाँ पे वो रख सकते थे। जब उन्होंने मतलब कि जब उन्होंने ये बात कही थी जो मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उस मुद्दे पे चाहते तो बीजेपी मुखर हो सकती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर सकती, क्योंकि वो ठीक है वो अपने आवास में हाउस अरेस्ट थे। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाजपा ने लेकिन अलग इस मुद्दे को, हाँ, इस मुद्दे पे नहीं हुआ था, किसी ने पूछा तो, तब बोला। एग्जैक्टली। तो इसी तरीके से जो कई ऐसे वो प्रसंग दिख रहे हैं भाजपा के अंदर जो ये लग रहा है जो शायद बीजेपी को अब चंपई सोरेन की वैसी जरूरत नहीं रह गई है जो कभी चुनाव के समय। अब देखिए साथियों, देखने की बात होगी, लेकिन वहां से जो खबरें छनकर आ रही हैं वो तो यही बताती हैं कि चंपई दादा को मुंह की इस बार खानी पड़ेगी जैसा पिछले विधानसभा चुनाव के समय खानी पड़ी थी। वैसे हम तो भविष्यवक्ता हैं नहीं साथियों, जो खबरें मिलती हैं वो साझा करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अब चुनाव का परिणाम बताएगा और चुनाव के दौरान क्या फिजा बनती है या क्या रची जाती है तभी हम बता सकेंगे। चलिए इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह शेयर किया कीजिए दोस्तों। लाइक कमेंट तो आप करते ही हैं। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।